students, my name is Professor Zuhair Hassan and I am your physics teacher. Students, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेक्टर्स क्या चीज़ है। आप मैट्रिक में भी पढ़ के आ चुके हैं कि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं और आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता हो, यानी कि जिनकी पैमाइश की जा सकती हो, ऐसी तमाम क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब चूंकि आपके पास जो वेक्टर्स हैं ये भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हम देख लेते हैं। Those physical quantities which are completely described by magnitude as well as direction are known as vectors। यानी कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं या वेक्टर्स कहते हैं। तो इनकी चंद एग्जांपल्स मैंने यहाँ मेंशन की हुई है जो आप मैट्रिक में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। ये तमाम क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी कि उनकी मिकदार के साथ साथ उनकी डायरेक्शन यानी कि सिम्त की भी जरूरत पड़ती है। जी, अब हम देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी में क्या फर्क है, जबकि वेक्टर को हम पहले जान चुके हैं। जी, स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसमें किसी किस्म की डायरेक्शन का तयन करना जरूरी नहीं है। तो इसमें इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं या इसकी डेफिनेशन को हम पहले देख लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्टेंस जो कि डिस्प्लेसमेंट की स्केलर फॉर्म है, स्पीड यानी कि जो कि वेलोसिटी की स्केलर फॉर्म है, वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी है और हम आगे चल के देखेंगे वर्क डन किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। जी, ये तो था वेक्टर्स और स्केलर का इंट्रोडक्शन। वेक्टर्स और स्केलर्स में हमने डिफरेंशिएशन भी देखी, यानी कि दोनों को डिफरेंशिएट करके भी देख लिया है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। जी, अब हम देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीकेकार हैं और उसको कैसे किया जाता है वो हम देखने जाते हैं। जी, पहला जो तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का वो है सिंबॉलिकल, यानी कि इसको एज सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम देख लेते हैं। जी, जो आपके पास कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है उसको इंग्लिश के छोटे बड़े अल्फाबेट के साथ आप क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो स्मॉल लेटर भी हो सकता है और वो कैपिटल लेटर भी हो सकता है, या एक अल्फाबेट ऐसे अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपने एक एरो हेड प्लेस किया हो। ठीक है, जब आप उसको किसी बोल्ड अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको उसको बोल्ड करके यानी कि मोटा करके लिखना होगा। जिस तरह से मैंने ये कैपिटल ए और स्मॉल ए आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसको मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, या आप उसको अगर बोल्ड करके नहीं लिख रहे तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उसके ऊपर एक एरो हेड लिख दिया जाए। नॉर्मली ये वाली जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपके लिए पेपर के अंदर या काम करते हुए बोल्ड लिखना ज्यादा टाइम टेकिंग नजर आता है आपको। तो अगर ग्राफिकल देखिए, ग्राफिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन के साथ जिसकी एक साइड पर एक एरो हेड मौजूद होगा और वो जो एरो हेड होगा वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अ लाइन विद एन एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई और उसकी एक साइड पे आपने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है? एक एरो हेड जो कि इस वेक्टर ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरह से आपके पास वेक्टर बी है जिसकी एक साइड पर आपने एक एरो हेड रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि इस वेक्टर बी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली एक वेक्टर सी मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिया हुआ है जिसकी एक साइड पर आपने एरो हेड रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इस एरो के साथ जो लाइन है उस लाइन की लेंथ को आप मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम सूटेबल स्केलिंग करते हैं जो नॉर्मली आपने 9th क्लास में इसकी स्केलिंग करना सीखा हुआ है। जी बेटा, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है और उसके लिए हमें किसी न किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है। अब हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है जिसको हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह का हो सकता है। नंबर 1, आपके पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनेगा? ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर बनेगा। इसमें मैंने लिखा हुआ है two mutually perpendicular lines drawn is known as coordinate axis. The point of intersection is known as origin. The system formed is known as rectangular coordinate system. इसका मतलब क्या है? दो वर्टिकल लाइंस जो कि एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी,
ऐसी लाइंस मिलकर क्या बनाती हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं। और इन लाइंस को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, यानी कि इस सिस्टम के एक्सिस कहलाएंगे। अब वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। और वर्टिकल लाइन जिसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, इसको वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओरिजिन पर तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, 0। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक x और एक y, तो दोनों की वैल्यूज ओरिजिन के ऊपर 0 होगी। जी, इस x एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और y एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। जी, अब हम देख लेते हैं कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से बनता है। जिस तरह से यहाँ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से बना था, इसी तरह से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर बनेगा, ठीक है, जो कि एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर, एक खास पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और वो पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। और तीनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, जो मैंने इस डायग्राम में आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ मैंने बुक के मुताबिक 3 लाइंस शो की हुई है। एक को मैंने एक्स एक्सिस, दूसरे को मैंने वाई एक्सिस और तीसरे को मैंने जेड एक्सिस कहा हुआ है। इन तीनों लाइंस में से आप किसी को भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कह सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में कुछ इस तरह की कन्वेंशन ली गई है, जो कि कन्वेंशन तो नहीं है, लेकिन आप किसी भी एक्सिस को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आपके पास ये 3 लाइंस हैं जो तीनों एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहा है। दिस इज 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ओरिजिन पे इन तीनों एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू भी 0 होगी, y एक्सिस की भी 0 होगी और z एक्सिस की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। और ये आपके पास तीनों एक्सिस जो हैं, इनके नेगेटिव साइड्स भी होंगे, जिनको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। ये जो x एक्सिस है ये बाहर की तरफ है। अगर हम एक कमरे के कॉर्नर को ओरिजिन सपोज कर लें और वो वॉल जो कि बाहर की तरफ जा रही होगी वो यहाँ x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो वॉल जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही होगी, यानी कि मेरे तो लेफ्ट साइड पे, आपके राइट साइड पे होगी, तो वो जो वॉल होगी वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और वो वॉल जो कि अपवर्ड आपको नजर आ रही होगी वो आपको z एक्सिस को इंडिकेट करती हुई नजर आएगी इस डायग्राम के मुताबिक, ठीक है बेटा। जी बेटा, ये तो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। आज इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।